बोलो तो इस तरह कि भीतर की चुप्पियों तक ले जाए बोलना, और चुप रहो तो इस तरह कि भीतर की चुप्पियाँ गहरी अथाह बोल सकें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। प्रयाग शुक्ल की इस गहरी संवेदना से भरी कविता के साथ आइए आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का, एक ऐसी कला यात्रा जो आपको खुद से जुड़ना सिखाती है, आपके मन के भीतर के दरवाजों को खोलती है, क्योंकि वहाँ पर कल्पना का, कला का, हुनर का सतरंगी संसार मौजूद है। तो आइए आज फिर निकल पड़ते हैं कला, साहित्य, संस्कृति की एक ऐसी ही सुंदर यात्रा पर मेरे साथ। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मन मेरो, भनक पड़ी जो हरि आवन की। ये सुंदर पद है मीराबाई का। मीराबाई जो अनन्य कृष्ण प्रेमी थी, उनके शब्दों से कृष्ण के लिए प्रेम झलकता था, लेकिन इससे बढ़कर वे महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल थी। और उस दौर में उन्होंने बगावत के सुर बिखेरे, जब औरतों को आज़ादी नहीं थी, उनके लिए तमाम बेड़ियां थी समाज में। मीराबाई के चरित्र को उजागर करता नृत्य नाटक जब दर्शकों के समक्ष आया, तो उनके चरित्र से जुड़ी कई सच्चाइयां भी उन्हें पता चली। मीराबाई न केवल एक महान साहित्यकार, महान कवयित्री थी, बल्कि उस दौर में महिलाओं के लिए कैसे प्रेरणा बनी, इसी चरित्र को, इसी रहस्य को, इसी सच को उजागर करता हुआ आया मीरा पर आधारित ये नृत्य नाटक। आइए आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त, जिन्होंने प्रेम, समर्पण और भक्ति की अनोखी मिसाल रची। उस जमाने में जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार कर पाना भी एक असंभव सी बात थी, उस समय में उन्होंने समाज की खींची रेखाओं से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर जीवन जीने का निर्णय लिया। मीरा के इसी विविधता और जीवटता से भरे चरित्र को हाल ही में दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एक नृत्य नाटिका मीरा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। केंद्र डांस फेस्टिवल के तहत मंचित हुई इस नृत्य नाटिका में मीरा के बचपन की कहानियां थी, तो वहीं कृष्ण भक्ति से जुड़ने की ललक भी। विवाह के बाद मीरा के जीवन में मानो एक तूफान आ गया था, जब मीरा को कृष्ण को छोड़कर किसी और को अपना पति मानना था। लेकिन यह मीरा के चरित्र की ही अनोखी बात है कि बिना मर्यादा का आंचल छोड़े भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का ऐसा उदाहरण सामने रखा कि आज भी इस योगिनी को कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका माना जाता है। कृष्ण की भक्ति में लीन मीरा ने उत्कृष्ट साहित्य भी रचा। उन्हें राजस्थान की राधा कहा गया, लेकिन इन सब से परे वे महिला सशक्तिकरण की भी एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आईं, जो न तलवारों से डरी, न समाज के बने नियम कायदों से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कालजयी रचनाएं आज भी हर कृष्ण प्रेमी के मन में भक्ति की मिठास खोल देती हैं। मीराबाई का नाम भारत की महान महिलाओं की सूची में अग्रणी श्रेणी में आता है, जिन्होंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और वे अपने मन के गीत गाती रहीं। रंग तरंग डीडी न्यूज।
मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कला की दुनिया हमें धैर्य भी सिखाती है। हमारे कलाकारों का धीरज जब कला के रूप में सामने आता है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और एक ऐसी ही कला है छाऊ नृत्य कला, जिसमें तांडव और लास्य का एक अद्भुत संगम और संतुलन देखने को मिलता है। छाऊ नृत्य को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल किया है, लेकिन छाऊ कलाकार इससे भी ज्यादा कुछ और रचना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। खास बात यह है कि छाऊ नृत्य मार्शल आर्ट और शास्त्रीय नृत्य का और लोक नृत्य का संगम बनकर हमारे सामने आता है। युवा इस नृत्य की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, यही जानने की हमने कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी वर्कशॉप जो युवाओं को छाऊ नृत्य से जोड़ रही है। युवा शक्ति, जिसे किसी बंधन में बांधना मुमकिन नहीं, लेकिन जब साधना की डोर उनके हाथों में दी जाए तो वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देते हैं। छाऊ नृत्य युवाओं का नृत्य माना जाता है। इसकी ऊर्जा, लय और गति, इसमें एक अलग ही आकर्षण होता है। छाऊ नृत्य से युवाओं को जोड़ने के लिए दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ छात्र छात्राओं को छाऊ नृत्य की सरायकेला शैली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नृत्य गुरु सपन आचार्य इन युवाओं को छाऊ नृत्य की बारीकियां सिखा रहे हैं। छाऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जनजातीय शैली का मार्शल आर्ट नृत्य है। छाऊ नृत्य की 3 शैलियां प्रसिद्ध है: मयूरभंज छाऊ, सरायकला छाऊ और पुरुलिया छाऊ। सरायकेला छाऊ नृत्य झारखंड का अर्थशास्त्रीय नृत्य है। ये मार्शल आर्ट युद्ध कौशल और पशुओं की भाव भंगिमाओं से सजा हुआ होता है। खास बात यह है कि इस नृत्य को महिलाएं और पुरुष नर्तक दोनों ही पूरी कुशलता के साथ करते हैं। छाऊ नृत्य जो है वो ऊर्जा से भरा हुआ है और एक तरीके का मार्शल आर्ट नृत्य भी इसे कहते हैं। और लड़कियां भी इसमें अपने जौहर दिखा रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी नृत्यांगना है, आपका नाम बताइए। अब्दिका। अब्दिका, आपने कब से छाऊ नृत्य सीखना शुरू किया और इसमें क्या खास बात आपने पाई? मैंने पिछले साल से शुरू किया छाऊ सीखना और मैंने पहली बार मार्शल आर्ट का ये नृत्य सीखा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी, इतना उत्साह है कि आपको अंदर से पूरा ऊर्जा से भर देता है। पुरुलिया छाऊ नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहरों की सूची में शामिल किया है और जिस नृत्य विरासत को दुनिया अपनी धरोहर मान रही है, उसे युवाओं को सौंपने में सपन आचार्य जैसे नृत्य गुरु भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो प्योर आंगिक है, बॉडी लैंग्वेज है और यहाँ पर मेरे पास थिएटर के लोग आते हैं और डांस के लोग सीखने आते हैं। जो थिएटर जो है वो आंगिक है, बाचिक है, सात्विक है और अभिनय वो आर्य है। ये 4 मिलकर थिएटर है, तो ये प्योर आंगिक है, इसलिए वो उनका काम आता है। दूसरा क्या है कि छाऊ एक अभी इंटरनेशनली स्तर पर फेमस है, क्योंकि छाऊ की जो डांस है वो बड़ा एक इंसान को एक स्ट्रेंथ देता है, इनर स्ट्रेंथ, एक बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा एक अच्छा स्ट्रक्चर, बॉडी बैलेंस देता है। तो लोग इसको करने के बाद दूसरे जो नृत्य है वो इजी हो जाता है करने के लिए। दूसरा नी में स्ट्रेंथ हो जाता है और एक दैनंदिन जीवन की अगर रूटीन बना लें तो ये स्वस्थ जीवन पर हम रह सकते हैं। खास बात यह है कि छाऊ नृत्य से शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। मार्शल आर्ट और योगा के सुंदर मेल से शरीर और मन दोनों सेहतमंद रहते हैं। छाऊ नृत्य को मैंने इसलिए चुना कि वैसे तो बचपन में जब मैं 3 साल का था तब से ही मैं नृत्य कर रहा हूँ, पर छाऊ नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें न कि सिर्फ मार्शल आर्ट या नेचर से जुड़े जो भी हमारे इमिटेशंस हैं या प्रतिक्रियाएं हैं उनको लिया गया है, बट उसमें लड़कों के द्वारा एक नारी के सौंदर्य को भी दिखाया गया है। छाऊ जो है बॉडी में डिसिप्लिन, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ये सब सही करता है और ब्रीदिंग के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है छाऊ। हमारे नृत्यों की धरोहर बहुत विविध और सुंदर है। छाऊ नृत्य जो लोक नृत्य और अर्थशास्त्रीय नृत्य का सुंदर संगम है और भारत के प्रसिद्ध नृत्य के रूप में पूरे विश्व में ख्याति हासिल कर चुका है। कोई शक नहीं कि इन युवाओं की साधना से आने वाले समय में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिलने की कोशिशें भी सार्थक हो जाएं।
आज जबकि सारी दुनिया तनाव से जूझ रही है, अपने आप को फिट रखना चाहती है, तब हमारा छाऊ नृत्य न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में इन युवाओं की मदद कर रहा है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें फिट रखने में भी मदद कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। बढ़ता ही जा रहा है मेरी हर सांस के साथ, मेरा हौसला है या समंदर का पानी, ख़त्म ना कर पाएंगे इन्हें वक्त की हवाएं, मैंने दिल से शुरू की है ज़िंदगी की कहानी। हमारे कलाकारों का हौसला कभी कभी हमें हैरान कर देता है। आज रंग तरंग में एक ऐसी कलाकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दी है। जब वो कैंसर से जूझ रही थी तब भी उनके कदम नहीं रुके, बल्कि मुस्कुराकर वे इस बीमारी का सामना करती रहीं और नाचती रहीं, थिरकती रहीं। आज वे महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति जागरूक कर रही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कैंसर सर्वाइवर, कैंसर फाइटर और कथक नृत्यांगना अलकनंदा दास गुप्ता से। अलकनंदा जी, आपकी जो ज़िंदगी मौजूदा दौर में है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। आपके नृत्य के सफ़र की शुरुआत कब से हुई? जी, मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे डांसर ही बनना है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं गाना गाऊं। डांस शायद मैं पिछले जन्म से लेके आई हूँ, तो मुझे ये पता था कि मुझे डांसर बनना है। और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, और फिर मैं एम्पैनल आर्टिस्ट हूँ ICCR की। और 16 साल की उम्र में डांस सिखाना शुरू कर दिया था। एक एक पढ़ाव जो होता है ना, एज अ परफॉर्मर, एज अ टीचर, फिर एज अ कोरियोग्राफर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप सीखते रहते। जैसे जैसे आप काम करते रहते वैसे वैसे आप सीखते रहते, तो जिंदगी वैसी आगे बढ़ती गई। अलकनंदा जी, बड़ी खूबसूरत जिंदगी चल रही थी, आप नृत्य साधना में लीन थी। फिर एक ऐसा पड़ाव आया जब थोड़ा सा ठहराव आ गया, और कई लोगों को लगा भी होगा कि आपके कदम रुक जाएंगे, लेकिन वो रुके नहीं। वो जो कैंसर से सामना हुआ, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबकी जिंदगी में ना उतार चढ़ाव है, आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जैसे मुझे पता चला कि मेरे ओवरी में लंप है, लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने 3 हफ्ता सर्जरी रोकी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा प्रोडक्शन महाराष्ट्र आ रहा था कमानी ऑडिटोरियम में 7 मई को। तो पूरा एक जश्न, एक उत्सव बना हुआ था। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। मैंने कहा रहने दो, नाचने दो। और डांस इज अ मेडिसिन, एक हीलिंग पावर है उसमें। जैसे वो खत्म हुआ, फिर था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी हेल्थ की तरफ दूं। तब नहीं पता था कि कैंसर है, तब था कि पूरा लंप रिमूव करना, यूट्रस, ओवरी सारा रिमूव किया गया। पर डॉक्टर ने 12 घंटे की सर्जरी ऑलमोस्ट गई, और उन्होंने आके ही बोला कि मुझे लगता है लंप में कुछ गड़बड़ है, वी हैव टू डू अ बायोप्सी। लंप टूट गया है, इसीलिए थोड़ा सा खतरा है। नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, वो है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना। वो डिसाइड करेंगे कि इसके आगे का स्टेप क्या है। इट्स वेरी पेनफुल। और डॉक्टर कनिका मोदी के पास फिर उन्होंने मुझे भेजा, कि बोला कि अब उन्होंने कहा चलो आप 2 दिन बाद भर्ती हो जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो भर्ती नहीं हो सकती। 2 महीने से मैं नाची नहीं थी, पर 2 कमिटमेंट्स मैंने ले रखे थे। मना लिया मैंने उनको कि मेरे 2 शोज मुझे करने दो। और लास्ट में जाते जाते मैंने कहा कि डॉक्टर बहुत नाराज तो थी वो, मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है और मेरी पार्टी है। तो फिर 17 तारीख को सेकेंड मेरा सर्जरी हुआ विथ ऑल दी कट एंड एवरीथिंग, एंड बहुत पेनफुल था। अगर मेंटल हेल्थ की बात करूं इस पूरे दौरान, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपने मन को आपने बांधे रखा? मैंने कैंसर को वैसे ही ट्रीट किया जैसे कोई एक नॉर्मल बीमारी होती है, जैसे वायरल फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया। आप जिस चीज को तवज्जो देंगे वो चीज आपके लिए वर्क करती है। तो मैंने कैंसर को तवज्जो नहीं दिया, जबकि पूरा मेडिकल जो था सिस्टम था, जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी, जो डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट थी, मैंने उस पर ध्यान रखा। उसमें एकदम अपनी टाइम टेबल, शेड्यूलिंग एकदम बोर्ड के एग्जाम की तरह फॉलो किया। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ वैसे ही रहते थे। तो सच बताइए, उस वक्त भी आप नाच रही थी? मतलब Yes. एक तरफ मन में झंझावात चल रहा है थी,
एकदम, चाहे वो पार्टी डांस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो आप घर में चला के म्यूजिक चला के खाना नहीं बनाते, उसमें भी मैं नाच रही थी। मैंने अपने आप को ना, मैंने जिंदगी को मौका दिया, सबसे बड़ी बात है। एक नृत्यांगना का जो पूरी वेशभूषा होती है उसके बालों का बड़ा महत्व होता है। और जब आपने फिर जब कीमोथेरेपी हुई उसके बाद आपने अपने केश भी अर्पण कर दिए, तो वो एक निर्णय जो था कि मैं बॉल्ड हेड, केश विहीन होकर मैं नाचूंगी। देखिए, मुझे बॉक्स ब्रेक करने की आदत है। आई एम अ सिंगल मदर, ओके, 2 बेटे हैं मेरे और मैं उनको बड़ा कर रही हूँ। मैंने डांस चूज किया जिस जमाने में डांस नहीं किया जाता था। लोगों ने भी मुझे बोला, स्कूल में मुझे बोला गया कि मैं पागल हूँ कि मैंने डांस चूज किया है, आर्टिस्ट की कोई जिंदगी नहीं है। तो आई एम एक्चुअली अ रिबेल, मतलब आंदोलन करने में मैं माहिर हूँ। तो मुझे वो ब्रेक करना था कि यार, इस कार्यक्रम को हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हम आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। वहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग आउट परेड चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। Beyond the call of duty, in the years ahead, your resilience, determination, and unwavering resolve will be the bedrock upon which the Indian Army will continue to make the Tricolor proud in all its pursuits. Remember, the journey of becoming an officer does not end here with your commissioning. It is only a beginning of a lifelong commitment towards self-improvement. During your stay in this academy, you have been trained in various aspects of leadership. While you will continue to learn on the job each day in your unit and formation, you will have to keep focus on sharpening the acme of leadership skills in the years ahead. Keep yourself physically fit and have a robust mission. You will have to keep focus on sharpening the acme of leadership skills in the years ahead. Keep yourself physically fit and have a robust, invaluable yardstick of integrity as your future. Exhibit moral as well as community courage, and last but not the least, earn the respect of the men of command. Always continue the quest for excellence with a self-driven zeal and motivation. When faced with difficult choices, have the kind of conviction to select the harder right, even when it is the hardest to do, because that is what officers and leaders are expected to do. Remember, a true leader has the confidence to stand alone and the courage to make tough decisions and the compassion to listen to the needs of others. Gentlemen, the dynamics of combat are rapidly changing. Fast-paced development in disruptive technologies and concurrent progression in instrument for warfare are making the battlefield more complex, contested, and lethal. Today's organization is increasingly emerging the preferred strategy of conflict resolution. It would be at the forefront in encountering these threats and challenges. Technical prowess, mental agility, critical thinking, and swift response will be the key to success. You have to continuously enhance your competency threshold and adapt to embrace these changes. Remember, as a military leader, your focus must be on training and preparing
the men and women under your command or combat. This is a sacred duty. The import of famous military affairs, the more you sweat in peace, the less you give in war, must remain as a fundamental tenet for you. तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से, जहां पर पासिंग आउट परेड इस वक्त चल रही है। 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं और वो अधिकारी बनेंगे, जिसमें से 331 भारतीय हैं, जबकि 42 विदेशी कैडेट भी इसमें शामिल हैं। और आइए आपको वापस हम अपने कार्यक्रम रंग तरंग की ओर लिए चलते हैं। आपने इतनी सारी परफॉर्मेंस दी हैं और हर दौर में दी हैं, उतार चढ़ाव से भरे दौर में भी दी हैं। कोई ऐसी प्रस्तुति जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जब मैं एक इंडियन डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर हूँ, तो मेरा एक शो था पोलैंड वॉर्सो में। तो वहाँ पे एक लेडी ने डांस आके देख के कहा, आपने मुझे इंडिया की विजिट करवा दी। आई कैन सी टेम्पल्स इन योर डांस। और मैं जाती हूँ क्रैको, एक फेस्टिवल पोलैंड में ही, क्रकोविया डांसा फेस्टिवल के लिए, और वहाँ पे जब मैं इंडियन एक्सप्रेशंस करती हूँ, अभिनय जो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे शास्त्रीय नृत्य का, जब मैं वो करती हूँ तो वो लोग देखते रहते हैं, यार आपने 50% ऑफ द स्टोरी तो यहीं से डांस कर दिया, यहीं से नाच तो दिया। यहीं से बैठे बैठे हमारे लिए भी, क्योंकि आप एक पूरी जीवटता की मिसाल हैं, हौसले की मिसाल हैं, तो कुछ उस पर ही कुछ ऐसा अभिनय। एक बहुत सुंदर सी होली है, वो मेरे गुरुजी ने, मुन्ना शुक्ला जी ने मुझे सिखाई थी, तो वो मैं थोड़ा सा गा के करूँगी। अदरवाइज मेरी बहुत अच्छी अभी है नहीं, पर फिर भी। मैं तो खेलूँगी ओ नहीं से हो री गुइया, मैं तो खेलूँगी ओ नहीं से हो री गुइया, मैं तो खेलूँगी ओ नहीं से हो रे गुइया, मैं तो। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। आप कथक नृत्य को कैसे देखती हैं? अगर उसमें अभिनय प्रयोगों की बात करें तो किस तरफ उसे लेकर जाना चाहती हैं? कथा कहे सो कथक कहलावे, यानी कि इट इज स्टोरी टेलिंग। और ये एक मीडियम था एजुकेशन का, कि आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसी चतुराई भी होनी चाहिए, या फ्लर्टिशियस ऑल्सो, और राधा जैसा प्रेम होना चाहिए। तो ये एक स्टोरी टेलिंग थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, आफ्टर 40 आई स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली। आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल की प्रॉब्लम्स क्या है, आजकल की समस्याएं क्या हैं, उस पे बात करें। और तो मेरी ऐसी आने लगी मेरी प्रोडक्शंस, जैसे दुर्गा या द्रौपदी सवाल कर रही है ऑडियंस से कि किसने बोला था कि मैं 5 पतियों के साथ खुश थी, किसने बोला था कि आप मुझे दांव पे लगा सकते कि मैं एक प्रॉपर्टी हूँ, आप एक पति की नहीं। तो ये मेरा जो चिंतन है ये आगे बढ़ा, और आजकल जो मुझे लगता है मैं स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा जा रही हूँ। मतलब तमसोमा ज्योतिर्गमय है, शायद यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया अलकनंदा जी, हमसे इतने विस्तार में बातचीत करने के लिए और इतनी प्रेरणादायी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। रंग तरंग में आप पर हो रही है कला की बारिश, संस्कृति की बारिश। और हमारे कलाकारों की खास बात यह है कि वे प्रकृति से बेहद प्रेम करते हैं। उनकी कलाकृतियों में, चित्रों में प्रकृति के प्रति यही असीम अनुराग नजर आता है। और एक ऐसे ही कलाकार हैं वाणी चंद्रशेखर, जो पेशे से वकील हैं, लेकिन उनके चित्रों में प्रकृति से एक अनूठा नाता नजर आता है। ये जो तस्वीर है ये वाणी चंद्रशेखर की ही है, जिन्होंने भारत में घूमे गए अपने अनुभवों के आधार पर बनाई है। अपनी यात्रा को इन तस्वीरों के माध्यम से तो दिखाया है, साथ ही ये भी दिखाया है कि हमारी कुदरत कितनी खूबसूरत है। आइए देखते हैं वाणी चंद्रशेखर अपने चित्रों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। कलाकार की अंतर यात्रा का सफर जब कैनवस पर उतरता है तो हर किसी को उस पे अपनी जिंदगी की कहानी नजर आती है। वाणी चंद्रशेखर एक ऐसे ही कलाकार हैं जिन्हें
बंधन में बंधना पसंद नहीं है, बिल्कुल प्रकृति की तरह। उन्होंने प्रकृति के साथ अपने गहरे नाते को रंगों के माध्यम से बयां किया है। पिछले दिनों उनकी कला प्रदर्शनी को कला प्रेमियों की भरपूर सराहना मिली। प्रकृति जो इंसान की सबसे गहरी दोस्त, माँ और संगिनी है, उस प्रकृति की शरण में जब एक कलाकार पहुँचता है तो उसे खुद से जुड़ने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही औरों को भी प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रकृति और हमारे जीवन के बीच ऐसा कोई अग्रीमेंट लेन देन का नहीं है। हम लोग लेते रहते हैं और देने की तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति जो है वो एक विशाल फोर्स है और एक बिना लिमिट वाली माँ जैसे बच्चों को प्यार करती है, वो है प्रकृति। कि हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय ना करें। और शायद आपने देखा होगा इन पेंटिंग्स में एक थीम है जो कि काफ़ी पेंटिंग्स में नज़र आता है, और वो है कि पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं और सड़कें जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सड़कें मत बनाओ, पर कोई ऐसा रास्ता या राह निकालो जिससे कि रास्ते भी बने और पेड़ अपनी जगह खड़े रहें। वाणी चंद्रशेखर पेशे से वकील हैं, लेकिन उनकी कला में जीवन के लिए असीम अनुराग नजर आता है। किसी तस्वीर में उनकी आत्मकथा है जिसमें वे जीवन से संतुलन बैठाने की कोशिश कर रही हैं, तो किसी तस्वीर में लॉकडाउन में यूं ही छोड़ दिए गए रिक्शे की कहानी। किसी तस्वीर में मौसम से प्यार नजर आता है, तो किसी में कुदरत की ऐसी बारीकियां जो भाग दौड़ के जीवन में हमें नजर नहीं आती। कुदरत का साथ पाकर वाणी की कला को मानो एक नई ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा हम तक भी पूरी कामयाबी के साथ पहुँचती है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। हमारे कलाकारों की प्रेरणादायी कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि बाधाएं कितनी भी आएं, कितनी भी मुश्किल चुनौतियाँ हों, हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुँच ना जाएं। कला की दुनिया भी हमें यही सिखाती है, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने हुनर को पूरी तरह से सीख ना जाएं। उम्मीद करते हैं ये प्रेरित करती कहानियाँ आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ऐसी चुनिंदा कहानियों के साथ कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया के अनमोल मोतियों के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।